हेलो दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर मेरी बेकार सी आवाज़ को इग्नोर करके ये वीडियो पूरी देख ली पेन पेपर के साथ, तो विश्वास कीजिए यहाँ आपको वो सब एक ही जगह मिल जाएगा जो 2-3 किताबों में ढूंढते हो। पूरी वीडियो देखकर अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी का सिंहासन प्राप्त करना मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास में क्रांति का प्रतीक था। इसी कारण खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला अवसर था जब दिल्ली सल्तनत में तुर्क सरदारों की प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी, क्योंकि परंपरागत तुर्क सरदार खिलजियों को तुर्क नहीं मानते थे और उनके साथ भेदभाव वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता था। इसी कारण खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत पर प्रभुत्व हो जाना, दिल्ली सिंहासन प्राप्त कर लेना एक क्रांति का प्रतीक था। ठीक, चलिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। बलबन के उत्तराधिकारी कैकोबाद के शासनकाल में आरजे ममालिक का पद प्राप्त किया था। आरजे ममालिक बोलते हैं सैन्य विभाग का प्रधान। और गुलाम वंश के अंतिम शासक और बलबन के अंतिम उत्तराधिकारी शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया था। खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही तुर्की अमीरों का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया और जातीय तानाशाही की समाप्ति हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकवाबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकवाबाद बलबन का उत्तराधिकारी था। बलबन के बाद कैखसरो बना था अल्पकाल के लिए, उसके बाद कैकवाबाद बना था शासक गुलाम वंश का। कैकवाबाद द्वारा बनवाए गए किलो खेड़ी के महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। यह एक अपूर्ण किला था। ठीक है। दिल्ली की जनता के असंतोष के कारण एक वर्ष तक जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था। जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया था। ठीक। जलालुद्दीन की आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। हिंदू जनता के प्रति वह उदार था। दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पर हुआ था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ये ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला आक्रमण जब हुआ था, उस समय सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी उस समय मात्र सेनापति था जिसने अभियान का नेतृत्व किया था। पहला आक्रमण देवगिरी का। जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति का अनुसरण किया। मलिक छज्जू को विद्रोह करने के पश्चात भी जलालुद्दीन खिलजी ने क्षमा कर दिया और उसे मृत्यु दंड न देकर केवल देश निकाला देकर छोड़ दिया था। ठीक है। मलिक छज्जू का जो विद्रोह है वो जलाल के टाइम का एक प्रमुख विद्रोह माना जाता है। मलिक छज्जू कला का सूबेदार था। ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलकर मार दिए जाने का आदेश जलाल उद्दीन खिलजी ने दिया था। यह उसका एकमात्र कठोर निर्णय था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यह एक अत्यधिक उदार सूफी संत थे जिनकी खानकाह में अनेक सरदार जाने लगे थे और वहाँ राजनीतिक चर्चाएं होने लगी थी, जिससे अप्रसन्न होकर जलाल खिलजी ने यह कदम उठाया था। जलालुद्दीन के समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था।
और इस आक्रमण को डील किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति के रूप में। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही लगभग 2 से 4 हज़ार मंगोल उलूग खां के नेतृत्व में इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली के निकट ही बस गए थे। जलाल ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया और इन्हें दिल्ली के निकट जिस स्थान पर बसाया था उसे मंगोलपुरी कहा जाता है। क्योंकि ये नए नए मुसलमान हुए थे इसलिए इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। 1296 में जलाल के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा में धोखे से हत्या कर दी और सिंहासन प्राप्त कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान था। वह 70 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण देवगिरी पर 1296 में जलाल के समय में ही हुआ था और यह आक्रमण इसके जलाल के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये ध्यान देना, उस समय अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं था बल्कि सेनापति था जब पहला आक्रमण हुआ था देवगिरी पर। दूसरा और तीसरे आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी शासक था। देवगिरी आक्रमण चंदेरी के नाम पर किया गया था, अर्थात जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने गया था दक्षिण भारत तो वह जलालुद्दीन खिलजी से चंदेरी अभियान के लिए अनुमति मांग कर गया था और पहुंच गया था देवगिरी। जलाल की मृत्यु के पश्चात और अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बीच में एक अल्पकाल के लिए रुकनुद्दीन इब्राहिम सुल्तान बना था जो जलाल का पुत्र था और इसका एक अन्य नाम कद्र खान भी था। अब आते हैं हमारे भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का एक पराक्रमी, शूर लेकिन बहुत ही कठोर और निर्दयी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। इसका मूल नाम अली गुरशास्प था। इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय। देवगिरी अभियान के पश्चात अलाउद्दीन ने कड़ा में प्रस्थान किया और वहां जलाल उससे मिलने आया। छल पूर्वक अलाउद्दीन ने जलाल का वध करवा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही स्वयं को सुल्तान घोषित किया। कड़ा में सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन अपना राज्याभिषेक उसने दिल्ली वापस आने पर बलबन के लाल महल में कराया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा में ही घोषित किया, लेकिन राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दिल्ली में बलबन के लाल महल में। ठीक। अलाउद्दीन ने जलाल के परिवार के अन्य उत्तराधिकारी, जो संभावित उत्तराधिकारी थे, सबकी हत्या करवा दी। अलाउद्दीन के शासनकाल को सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग का उदय कहा जाता है, अर्थात अलाउद्दीन के शासन प्राप्त करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में किया गया और बाद में सीरी स्थित हजार सितून को उसने अपना महल बनाया। 1304 में अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था और सीरी के अंदर जो उसका महल बना था उसका नाम था हजार सितून। हजार सितून का मतलब होता है ऐसा भव्य भवन जिसमें 1000 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। ये अमीर हसन देवी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कौन सा। ये अमीर हसन देवी नहीं है, अमीर हसन देहलवी है। इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो सर्वप्रथम अलाउद्दीन के काल में दरबारी कवि के पद पर पहुंचा था। हालांकि अमीर खुसरो बलबन और बलबन के बेटे शाहजादा मोहम्मद के समय से सक्रिय थे दरबार में, लेकिन दरबारी कवि का जो पद मिला था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय मिला था। और ये एक बहुत बड़े वाले भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक थे। इन्होंने सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में ही लिखा है। ठीक। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए और मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन ने रथ और तलवार की नीति का अनुसरण किया था। अलाउद्दीन ने शत्रु को मित्र बनाने की नीति का अनुसरण किया था और अधिकांश प्रदेशों को जीतने के पश्चात उन्हें उनका अधिग्रहण नहीं किया, केवल उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करवाकर और उनसे कर वसूल कर उन्हें वापस उनके राजाओं को लौटा दिया। एकमात्र राजपूत राज्यों में एकमात्र राज्य था रणथंबोर,
जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने अधिग्रहण किया था वो वापस नहीं लौटाया था। रणथंबोर का शासक हम्मीर देव था। ठीक। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी का ना तो आधिपत्य स्वीकार किया और ना ही कभी उन्हें कर दिया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनके देशों से वंचित नहीं किया और केवल कर वसूल करता रहा। बता दिया अभी मैंने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान गुजरात अभियान था जो 1298 में किया गया। गुजरात का शासक कर्णदेव था जो पराजित होने के पश्चात देवगिरी में शरण लिया था। गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर कैम्बे के निकट से पकड़ा गया था। 1000 दिनारी का मतलब होता है इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर वही व्यक्ति है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के समस्त दक्षिण भारतीय अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया। ठीक। कुछ उत्तर भारतीय महत्वपूर्ण जो अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का उनका क्रम देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो मैंने बता दिया गुजरात अभियान 1298। फिर उसके बाद आता है आपका जैसलमेर अभियान 1299, रणथंबोर अभियान 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305 और इसके पश्चात है सिवान और जालौर, ये 1308 के आसपास हुए थे। जालौर अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नौकरानी को युद्ध में भेज दिया था और उस नौकरानी का नाम था गुल बहिश्त। ठीक। चलिए जी, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के आक्रमण का क्रम जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है देवगिरी का द्वितीय आक्रमण। देखिए देवगिरी का जो पहला आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। उस समय अलाउद्दीन मात्र सेनापति था, मैं बता चुका हूँ। जो देवगिरी का दूसरा आक्रमण हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। राजधानी देवगिरी ही थी। शासक रामचंद्र देव थे। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी वारंगल और शासक प्रताप रुद्र देव। उसके पश्चात होयसल। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, शासक वीर बल्लाल देव। अगला है पांड्या। राजधानी मदुरा, शासक कुलशेखर। उसके बाद है देवगिरी का तीसरा आक्रमण। राजधानी देवगिरी और शासक शंकर देव। ये शंकर देव रामचंद्र देव का पुत्र था। ये आक्रमण इसलिए करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को क्योंकि जब दूसरा आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में देवगिरी का, तो रामचंद्र देव से संधि हो गई थी और दोनों में एक मित्रतापूर्वक संधि हुई थी। लेकिन जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो शंकर देव ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक और आक्रमण देवगिरी पर कर दिया। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत का पहला अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी है और अंतिम अभियान भी देवगिरी ही है। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब, जुआ और भांग को प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसा करने वाला ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। आगे आते हैं हम। अलाउद्दीन ने अधिकांश राजपूतों के प्रदेशों को वापस लौटा दिया था, परंतु रणथंबोर एकमात्र राज्य था जिसका अलाउद्दीन ने अधिग्रहण किया। रणथंबोर का शासक हम्मीर देव था। हम्मीर देव की ओर से नवीन मुसलमान लड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक है। और एक बात और, अलाउद्दीन के काल में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख विद्रोह नवीन मुसलमानों का ही है। कारण बहुत स्पष्ट है। नवीन मुसलमानों को संरक्षण प्रदान किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का वध किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए नवीन मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ थे। ठीक है। चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। चित्तौड़ अभियान राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया गया था। ये एक विवादित तथ्य है। कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं, कुछ इतिहासकार इस पद्मावती वाले चैप्टर को स्वीकार नहीं करते। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसको दर्शाने के लिए अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर को भेंट की थी। काफूर को क्यों भेंट की थी? क्योंकि दक्षिण भारत के समस्त अभियानों का संचालन मलिक काफूर ने ही किया था।
और इसी अभियान के दौरान प्रतापरुद्र ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने राय रायान की उपाधि और चंदोवा की पदवी देकर सम्मानित किया था। रामचंद्र देव से अलाउद्दीन ने एलिचपुर की आय प्राप्त की कर के रूप में और नवसारी का जिला उसके राज्य में मिला दिया गया था। देवगिरी नरेश रामचंद्र देव के साथ होयसल नरेश भल्लाल देव अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित हुआ था और अनेक भेंट प्रस्तुत की थी। धन की दृष्टि से सबसे सफलतम आक्रमण मदुरा के पांड्य राजाओं पर किया गया था मलिक काफूर द्वारा। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने सफलतापूर्वक किया था। दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा दोनों थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत को विजित कर लिया था। ये विजिट नहीं है, विजित है, यानी जीत लिया था। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 में अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अब 2 योजनाएं बनाई थी अपने लिए। एक तो वो नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, दूसरा वो सिकंदर राजा सिकंदर के भांति विश्व विजय के अभियान पर निकलना चाहता था। परंतु अपने मित्र और कोतवाल दिल्ली के कोतवाल अताउल मुल्क के कहने पर उसने अपनी दोनों योजनाओं का त्याग कर दिया। अलाउद्दीन के समय होने वाला सबसे पहला और प्रमुख विद्रोह नवीन मुसलमानों का विद्रोह ही था। कारण क्या था मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अपने राज्य में होने वाले विद्रोह के दमन हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। वो 4 क्या थे? पहला, अमीर लोगों के संपत्ति को जब्त कर लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या होती है? जिसका कर टैक्स डायरेक्टली सुल्तान को जाता है। ये तरह से सुल्तान की डायरेक्ट सुल्तान के आधिपत्य वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है, जो राजधानी के आसपास की भूमि होती है, दूर दराज के क्षेत्रों की भूमि नहीं होती। ठीक है, तो पहला जो उसने अध्यादेश था विद्रोह का दमन करने के लिए, वो जितने भी अमीर थे उनकी संपत्ति को जब्त करके उसे खालसा भूमि में बदल दिया। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। तीसरा, दिल्ली में मद्यपान को निषेध कर दिया। चौथा, अमीरों के परस्पर मिलने जुलने, विवाह समारोह और उत्सव पर रोक लगा दी। ठीक, गुप्तचर प्रणाली का गठन करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान बलबन था, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा सिकंदर लोदी। ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत राजतंत्र पर आधारित था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को शासन से पृथक किया। उसने खलीफा को मान्यता दी परंतु प्रशासन में उसका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। खलीफा बोलते हैं पूरे विश्व के संपूर्ण मुसलमान जगत का तत्कालीन राजनैतिक और धार्मिक प्रधान, उसे खलीफा कहा जाता था। तो जितने भी जहाँ सत्ता मुस्लिम की हुआ करती थी वो इनसे मान्यता लिया करते थे और इनके कहे अनुसार अपना शासन इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुरूप चलाया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, धर्म का राजनीति के साथ मेल नहीं हो सकता, इसलिए धर्म अलग अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। ऐसा करने वाले अलाउद्दीन भाई साहब पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद जो अगले आए थे इसी तरह का, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने भी ऐसा ही किया था। ठीक, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने योग्यता को आधार बनाया और इसी आधार पर पदों का वितरण किया था। अब आते हैं जी अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, अत्यंत महत्वपूर्ण। पहला, गुप्तचर प्रणाली को पूर्ण रूप से संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या था? अपने तुर्क अमीरों को नियंत्रण में रखने के लिए और संभावित विद्रोह का दमन करने के लिए। ठीक। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक दीवानी रियासत नाम से नवीन विभाग का सृजन किया था। इसका प्रमुख कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसके काल में खालसा भूमि की सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इन भाई साहब ने अमीरों की संपत्ति को जब्त करके उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था।
मुअत्सिब एक अन्य अधिकारी था। इसका कारण था जनसाधारण के आचार और नैतिक कर्तव्यों का रक्षा करना, यानी नैतिक का जो जनता के नैतिक कर्तव्य थे उनका पालन करवाना, और उनके आचार किस तरह के हैं, आचरण कैसा है, इसका सारा समीक्षा करना, ये मुअत्सिब का कार्य था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, और यही भाई साहब थे जिन्होंने पहली बार हुलिया और दाग प्रथा को प्रारंभ किया था। हुलिया है सैनिकों का हुलिया रखा जाना, उसे नोट करना, और दाग है घोड़े को दागने की प्रथा। अलाउद्दीन की सेना में 10,000 की सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तुमन किसे कहते थे? 10,000 की सैन्य टुकड़ी को तुमन कहते थे। अब आते हैं अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण, बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार महंगाई अगर कंट्रोल करनी है, कीमतें कंट्रोल करनी है, तो हम मूल्य को गिरा नहीं सकते, लेकिन मूल्य को हम निश्चित कर सकते हैं। अगर हम मूल्य को निश्चित कर देंगे तो बाजार में जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा, महंगाई स्थिर हो जाएगी और एक सेम ग्राफ पर आ जाएगी। यही इन्होंने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं के मूल्य को निश्चित कर देना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, जिसमें पहला है बर्नी द्वारा रचित तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनुल फतूह, इसामी की फलाउस सलातीन और इब्ने बतूता की रहला। इसमें जियाउद्दीन बर्नी ने तो कहा है बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। और इसमें एक लाइन और भी जोड़ी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, वो ये है कि इन्होंने कहा था कि इससे नीति के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी हिंदू जनता को कष्ट पहुंचाना चाहता था। ठीक। अमीर खुसरो ने कहा है कि बाजार नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना था। अब अमीर खुसरो का तो क्या ही कहिए, इन्हें तो जो भी करना है अलाउद्दीन की तारीफ ही करनी है। हालांकि ये एक अच्छी पॉलिसी थी अलाउद्दीन की। खैर, जाब्ता अलाउद्दीन खिलजी का पहला और सबसे कठिन अधिनियम था, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य निर्धारण कर दिए गए थे। अलाउद्दीन के समय वस्तुएं की कीमतें कम नहीं हुई थी, बल्कि उनकी कीमत निश्चित और स्थिर कर दी गई थी। ठीक। सबसे पहले जो मूल्य स्थिर किया गया था, निश्चित किया गया था, वो अनाजों का किया गया था। ठीक। और अलाउद्दीन के समय में एक बात और, अलाउद्दीन के समय में 4 प्रकार के बाजार लगा करते थे। यह अनाजों के लिए और मवेशियों का बाजार, इस तरह के 4 बाजार हुआ करते थे अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन ने आम जनता के लिए शासकीय अन्न भंडार बनाए, जिनका प्रयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता था। सराय अदल सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजस्व और वित्तीय सुधारों में रुचि ली थी। अलाउद्दीन ने भूमि अनुदान वापस ले लिया था और इन भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया, जिस कारण खालसा भूमि में अपार वृद्धि हुई। परंतु अलाउद्दीन ने समस्त अमीरों की संपत्ति जब्त नहीं की थी, केवल उन्हीं की जिन पे अलाउद्दीन को डाउट था कि ये शैतानी कर सकते हैं बंदे। ठीक। अलाउद्दीन ने मुकद्दम और खूतों के विशेष अधिकार छीन लिए थे, परंतु उनके पद समाप्त नहीं किए थे। अब कौन थे मुकद्दम? मुखिया को बोला जाता है, और खूत तो बोला जाता है जमींदार को, तत्कालीन समय में बोला जाता था। इनके पद समाप्त नहीं किए थे, केवल इनके विशेष अधिकार छीन लिए थे। अर्थात एक तरह से अलाउद्दीन ने जागीरदारी प्रथा को नियंत्रित किया था। अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण उत्पादन लागत के अनुसार किया था, अपनी मनमानी से नहीं किया। अब आगे आता है कर प्रणाली। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम 50% कर लगा दिया जनता पर, राजस्व कर। अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए थे, गुलाम वंश के जो भी थे, उन सब ने 1/3 यानी कि 33% कर वसूल किया था जनता से। ये भाई साहब पहले ऐसे आए कि इन्होंने कहा नहीं, 50% कर लिया जाएगा। इन्होंने भूमि की पैमाइश के लिए बिस्वा इकाई निर्धारित की थी। बिस्वा क्या थी? भूमि मापन की इकाई थी अलाउद्दीन के काल में। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश द्वारा कर निर्धारण किया। भूमि की पैमाइश करने की पद्धति को मसाहत मापन पद्धति कहा जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था।
अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि का मापन करवाकर कर लगाया। इससे पहले केवल अनुमान के आधार पर कर ले लिया जाता था। भूमि कर के अलावा अलाउद्दीन ने घरी कर और चरी कर भी लागू किए। घरी कर आवास कर को कहा जाता था। चरी कर दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था। खुम्स खुम्स बोलते हैं युद्ध में प्राप्त माल को, यानी कि लूट का माल। अब तक इसके 1/5 भाग पर सुल्तान का और 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था। परंतु अलाउद्दीन भाई साहब ने नियम उलट दिया, कहा नहीं 4/5 हम रखेंगे, 1/5 सैनिक आप रखो। ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया और इस प्रकार उसने इक्ता प्रणाली को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा और इक्ता प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन के समय सैनिकों की भर्ती आरजे ममालिक द्वारा की जाने लगी। आरजे ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान कहा जाता है। इस पद का सृजन सर्वप्रथम बलबन ने किया था। मैं पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में लूट और बेईमानी को समाप्त करने के लिए एक नवीन पद का सृजन किया जिसे कहा जाता है दीवान मुस्तकराज। ये कहा गया कि जो भी राजस्व वसूली में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी समीक्षा कीजिए और राजस्व लाइए इकट्ठा करके। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कुछ अच्छे स्थापत्य हुए हैं जिनमें से महत्वपूर्ण है अलाई दरवाज़ा, जमात खान मस्जिद और हजार सितून का महल। जमात खान मस्जिद को इस्लामिक शैली में बनी भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। और भारत में बनी पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम। ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इससे पहले गुलाम वंश पूरा पढ़ना है डिटेल के साथ बढ़िया से, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक। पायगा घोड़ों से संबंधित विभाग को कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत पार करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अल्पकाल के लिए शासक बना था शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर के बाद आए थे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया और अलाउद्दीन के अधिकांश आर्थिक सुधारों को समाप्त कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अभी तक जितने भी सुल्तान हुए थे वो खलीफा से मान्यता लिया करते थे और खलीफा के अनुसार ही अपने शासन को चलाया करते थे। इन भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने खलीफा को साइड करा और कहा अब तो हम खलीफा हैं। ये खिलजी वंश का ये अंतिम खिलजी सुल्तान था। ये खिलजी वंश का अंतिम नहीं कहा जाएगा, यह अंतिम खिलजी सुल्तान था। खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह था जो अब आ रहा है आगे। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया और इसके टाइम में नारे लगाए गए कि इस्लाम खतरे में है। मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी सुल्तान था जबकि नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी नहीं था। लेकिन 1 मिनट और रुक जाइए। मेरे इस चैनल पर आपको UPPCS, BPSC, RAS, UKPCS, MPPSC, UPROARO, UPSSC, PAT जैसे सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ से मैं पूरी तैयारी स्मार्ट स्टडी से करवा दूँगा। जिनकी तैयारी पहले से है विश्वास कीजिए यहाँ से अच्छा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी इस यात्रा में मेरे साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।